Consider a uniform spherical charge distribution of radius r1 centered at the origin O. एक स्फीयर मान लो, स्फीयर का रेडियस r1 है और उसका सेंटर O है. O इज ऑल्सो ऑरिजिन. यहाँ पर इस स्फीयर में तुम चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो. In this distribution, a spherical cavity of radius r2 centered at P with distance OP equals to A equals to r1 minus r2 C figure is made. अब इस स्फीयर में इस r1 रेडियस का जो लार्ज स्फीयर है उसमें एक छोटा सा कैविटी बना दो. कैविटी स्फेरिकल है, उसका रेडियस r2 है और उसका सेंटर P है और OP डिस्टेंस जो है वो उसको नाम दिया गया है A दिया गया है और विच इज़ इक्वल टू r1 माइनस r2 फिगर में आप देख सकते हो. If the electric field inside the cavity at position vector r is vector er, then the correct statement is. यहाँ पर एक पॉइंट ले लो कैविटी के अंदर, वहाँ पर उसका पोजीशन वेक्टर अगर O से डिनोट करते हो तो वेक्टर r है और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर er है. तो तुमको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट इसमें चूज करना है. A ऑप्शन, vector E is uniform, its magnitude is independent of r2 but its direction depends on vector r. B option, E is uniform, its magnitude depends on r2 and its direction depends on vector r. C option, vector E is uniform, its magnitude is independent of A but its direction depends on A, vector A. D option है तुम्हारा, vector E is uniform and both its magnitude and direction depends on vector A. तो देखो ये चार ऑप्शन है, इसमें से पिक करना है कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा. देखो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इसमें कुछ चार्ज मान लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं का स्फीयर है. ये जो स्फीयर था r1 रेडियस का, इसको हम मान लेते हैं कि इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड. उसके बाद जो कैविटी है, कैविटी में तो कुछ चार्ज है नहीं, तो कैविटी में हम मान लेते हैं कि बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बोथ हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे. कैविटी में आपको बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एज्यूम करना है. देखो ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर इक्वल एज्यूम कर लोगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, मतलब कि कैविटी रहेगा यहाँ पर. तो यहाँ पर तुमको यही करना है कि इस पूरे ये जो स्फीयर है इसको तुमको देखना है कि स्फीयर विथ कैविटी जो है इसको तुमको देखना है एक कम. अच्छा अब क्या करो, तुम नेगेटिव चार्ज को भूल जाओ. नेगेटिव चार्ज को अगर भूल जाओगे तो तुम क्या देखोगे कि पॉजिटिवली चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज पूरे रेडियस r1 में फैला हुआ है, मतलब एक स्फीयर मिल जाएगा, लार्ज स्फीयर विथ पॉजिटिव चार्ज है ना. एक लार्ज स्फीयर मिल गया और वो कौन सा होगा, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मिल गया. इसके अलावा अब जो है पॉजिटिव चार्ज को भूल जाओ, तो पॉजिटिव चार्ज को अगर भूल जाते हो तो तुमको क्या मिलेगा, एक स्मॉल स्फीयर विथ नेगेटिव चार्ज. तो लार्ज स्फीयर का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, r1 होगा और स्मॉल स्फीयर होगा उसका रेडियस कितना है, r2 है. स्मॉल स्फीयर में नेगेटिवली चार्ज. कहने का मतलब देखो अगर इन दोनों को कंबाइन कर देते हो, इस लार्ज स्फीयर विथ पॉजिटिव चार्ज और स्मॉल स्फीयर विथ नेगेटिव चार्ज, तो फिर तुमको मिल जाएगा एक स्फीयर विथ कैविटी. तो इन्हीं दोनों को सुपरपोजिशन हमें करना है. तो किसी पॉइंट को हम किसी पॉइंट को यहाँ पर कंसीडर करते हैं. जैसे मान लो ये पॉइंट है ना, मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर कंसीडर किया इस कैविटी के अंदर. यहाँ पर जो फील्ड भी होगा, फील्ड को बोला जा सकता है कि इन दोनों चार्ज के कारण नेट फील्ड यहाँ पर तुमको निकालना होगा. पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r1 और नेगेटिवली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r2, इन दोनों के कारण, इन दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा. अब देखो ये जो रेडियस, ये जो पोजीशन वेक्टर, इसको हम बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर. ओरिजिन से इस पॉइंट को डिनोट करता हुआ वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर. वेक्टर r बोल दिया मैंने. अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, देखो इस वाले को OP वेक्टर को मैं बोल सकता हूँ वेक्टर A, यहाँ पर बोल सकता हूँ. तो हमें इस डॉटेड, ये जो डॉट मैंने बनाया है रेड डॉट, इस पॉइंट पर हमें फील्ड निकालना है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के कारण फील्ड निकालूंगा. देखो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के कारण जो फील्ड होगा वो कुछ इस तरह से होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, कुछ इस तरह से होगा. इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है रो वेक्टर r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट.
स्फीयर के अंदर के पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू होती है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज के कारण अवे होता है। अब देखो ये जो फील्ड है E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेक्टर R। तो तुम ये जो वेक्टर R जो तुमने बनाया है इसको तो इससे तुम E प्लस को रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। E प्लस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेक्टर R। तो देखो E प्लस तुमने बना लिया। अब नेगेटिवली चार्ज के कारण जो फील्ड होता है, नेगेटिव चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर वो अंदर की तरफ होता है। जैसे इस पॉइंट पर अंदर की तरफ, इस पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड द सेंटर होता है। तो अब देखो नेगेटिवली चार्ज स्फीयर आपको पता है ये कि दिस इज नेगेटिवली चार्ज स्फीयर, इसका सेंटर ये P है, इस है ना। तो टुवर्ड्स जो फील्ड होना चाहिए वो टुवर्ड्स द कुछ इस तरह से होगा। फिर नेगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होगा है ना, इस ये वाला पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो किधर होगा, तो इट विल बी टुवर्ड्स, कुछ इस तरह से होगा। अब इस फील्ड को क्या कैसे हम लिख सकते हैं, तो देखो E माइनस को हम लिख सकते हैं, E माइनस इज इक्वल्स टू, देखो रो आर रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आएगा पोजीशन वेक्टर। तो अब ये जो पोजीशन वेक्टर, ये जो एरो है, इसको क्या लिख सकते हो, देखो इसका फाइनल पॉइंट P पर है और इसको मैं देता हूँ नाम Q। इसका इनिशियल पॉइंट Q है और इसका फाइनल पॉइंट P है। तो वेक्टर के तरह से जो है फॉर्मूले से तुम लिख सकते हो इसको वेक्टर, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर A माइनस बस वेक्टर लगा दो, इस वेक्टर को लिख दो माइनस वेक्टर R। बस ये मैंने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर फील्ड लिख लिया। अब जो नेट फील्ड होगा E नेट, वो क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, E प्लस प्लस E माइनस, इन दोनों को अगर ऐड करते हो तो तुमको मिल जाएगा रो वेक्टर A बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फील्ड है इस कैविटी के अंदर आप देख सकते हो, ये जो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वेक्टर A के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका डायरेक्शन भी वेक्टर A के पैरेलल होगा। तो वेक्टर A तुमको पता ही है, दिस इज द वेक्टर A, ये जो है ये वेक्टर A है, इसी के पैरेलल किसी भी पॉइंट पर फील्ड होगा, मतलब इस डायरेक्शन में वेक्टर A के पैरेलल किसी भी पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो वेक्टर A के पैरेलल कुछ इस तरह से होगा। इस स्फीयर में के अंदर, इस कैविटी के अंदर पैरेलल लाइंस होगा। पैरेलल किसके होगा, तो वेक्टर A के पैरेलल होगा। अब एक एक करके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन बोल रहा है E इज़ यूनिफॉर्म। ऑब्वियसली E जो है हर जगह इक्वल वैल्यू है किसी भी पॉइंट पर कैविटी के अंदर, तो E जो है यूनिफॉर्म है। पहला ऑप्शन देख रहा हूँ मैं, ए ऑप्शन। इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ R2। देखो ये गलत है, ये जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है A के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और A जो है दिया गया है कि A R1 माइनस R2, मतलब A जो है R2 के ऊपर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। उसके बाद बी ऑप्शन की बात करते हैं। E इज़ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म तो सही है। इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन R2, R2 के ऊपर डिपेंड भी कर रहा है, ठीक है। एंड इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन वेक्टर R। देखो ये बोल रहा है कि इसका डायरेक्शन जो है ना वेक्टर R के पैरेलल होगा। नहीं, वेक्टर R जो है ना वेक्टर R के पैरेलल नहीं है। जैसे ये पॉइंट है, इसका ये वेक्टर R था, तुम्हारा ध्यान करो, वेक्टर R मैंने किसको ड्रॉ किया था, वेक्टर R के पैरेलल नहीं है, दिस इज पैरेलल टू वेक्टर A। तो ये जो है गलत हो जाएगा कि जो है इट्स ठीक है, इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन वेक्टर R। ये पॉइंट यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है, गलत है। इसके बाद सी पॉइंट को देखते हैं। इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए के से इंडिपेंडेंट है, तो ये तो गलत है, ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डी ऑप्शन लास्ट ऑप्शन बचा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इट्स बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन वेक्टर ए। तो ये ऑप्शन सही है। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जो है ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डायरेक्शन क्या है, ए के वेक्टर ए के पैरेलल है।